Welcome back everyone. I'm Nandini Singh Sisodia from Motion Education Private Limited. I hope you all are doing good. So I'm here again to solve JEE Main 2021 paper 16th March Shift 2. If I talk about the levels of Shift 1 paper and Shift 2 paper, Shift 2 paper is much better than Shift 1 paper. So let's start with the solution. Also you will be getting the best solutions of all the papers from our expert team. So let's start with the solutions. चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है बच्चों क्या कि एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है जो इतनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हम कह सकते हैं फ्लाई कर रहा है, ठीक है, उड़ रहा है। तो हमसे पूछा है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा आफ्टर 2 सेकेंड, यानी कि इसकी हमें डायरेक्शन बतानी है 2 सेकेंड बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान से अगर हम ऑप्शंस को भी देखें तो ऑप्शन में हमसे सिर्फ एंगल पूछा हुआ है या डायरेक्शन पूछी है कहां से, एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्मार्टली इसको कैलकुलेट करेंगे। जहां पे भी डायरेक्शन की बात की जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि वेक्टर की कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो अगर सपोज हमें यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है, लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जब हम इस वेक्टर का एंगल निकालेंगे तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन से, जो कि क्या होता है, देखो हम सबने पढ़ा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। यानी कि अगर मुझे एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा मेरे पास क्या, cos अल्फा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। और अगर y एक्सिस के साथ निकालना है तो वो हो जाएगा cos बीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी कि यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें आई कैप और जे कैप का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, दूसरा हमें चाहिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब वो वेक्टर कौन सा है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, बिल्कुल, तो हमें यहाँ से डायरेक्शन पूछा गया है, ठीक। तो जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले हम वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेंगे। देखो जरा, वेलोसिटी वेक्टर एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर कितना था, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 स्क्वायर आई कैप प्लस 3 इंटू 2 जे कैप प्लस कितना दे रखा है 9 के कैप, ठीक है। ये आ गया हमारा वेक्टर, यहाँ से v वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप, इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक है जी। वेक्टर आ गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमको आता है, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11। अब यहाँ से हम cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो कितना ax, यानी कि आई कोफिशिएंट, आई का आई कैप का कोफिशिएंट तो कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2/11। सिमिलरली cos बीटा की अगर मैं बात करूं तो cos बीटा आ जाएगा हमारे पास, यानी कि j कैप का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 6/11। यहाँ से cos अल्फा से अगर मैं 10 अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूंगी तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 117/2। सिमिलरली 10 बीटा की अगर मैं बात करूंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 85/6, ठीक है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कैसा होगा, बोनस होगा। चेक करेगा हम यहाँ पे तो 10x के साथ जो है, x के साथ हमारे पास ये एंगल हमारे पास नहीं आ रहा, x के साथ x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, यानी कि अंडर रूट 117/2
2 ये एंगल यानी कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। y के साथ देखें तो y के साथ यानी कि 10 बीटा ये हो गया हमारा y के साथ, दैट इज √85/6, तो ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमने वेलोसिटी वेक्टर निकाला, बिल्कुल सही, और फिर हमने यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करके एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, 10 अल्फा, 10 बीटा एंड 10 गामा। गामा की हम अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से हमको वहां पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि z एक्सिस से कोई भी एंगल दे नहीं रखा था, तो यहाँ पे हमारा कोई सा भी ऑप्शन क्या है, मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बोनस हो जाएगा। ठीक है, तो बोनस हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमें दे रखा है क्या, कि एक साइकिलिस्ट है जो कि एक अनबैंक्ड रोड पे क्या कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, एंड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न अलोंग अ पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। अब क्या होता है कि वो क्या होता है, एक शार्प टर्न लेता है एक सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस कितना दे रखा है, हमें 2 मीटर दे रखा है। अब हमें बोला है आगे, साइक्लिस्ट विल नॉट स्लिप एंड पास द कर्व सेफली, यानी कि बिना स्लिप करे उसने उस कर्व पाथ को क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी कंडीशन हमारे पास क्या आती है बेटा, कंडीशन हम जानते हैं, इसकी कंडीशन होती है क्या, कि v इज लेस देन इक्वल्स टू √μ/g, यानी कि इतनी स्पीड उसकी होनी चाहिए अगर उसको सेफली क्या करना है, उस टर्न को क्रॉस करना है। तो ठीक है, तो यहां से हमारे पास अगर इसको आगे सॉल्व करें हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी v² इज इक्वल्स टू v² अपॉन rg शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू, यानी कि यहां से ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे गिवन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, जो कि कितना दे रखा है, हमें 0.2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट, पहले स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट तो हमारा ये हुआ। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारा, कि अब हमने क्या किया है, रोड को बेंड कर दिया है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, और स्पीड जो है साइक्लिस्ट ने बढ़ा ली है, कितनी हो गई है, 18.5 किलोमीटर पर आवर, और रेडियस कितना है उसका, वो रेडियस है हमारे पास कितना, 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, रेडियस सेम है लेकिन उसने स्पीड बढ़ा ली है और हमने रोड को क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। तब उसने क्या किया, विदाउट स्लिपिंग उसने उस कर्व को, उस सर्कुलर पाथ को क्या करा है, क्रॉस किया है। फिर से वही कंडीशन, अगर क्रॉस किया है तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन ये कहती है कि v मिनिमम should be less than equals to v should be less than equals to v max, ये होता है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे v मिनिमम की बात करूं तो v मिनिमम हो जाएगा हमारे पास, v मिनिमम should be less than equals to √rg tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta। यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, म्यू हमें दे रखा है, आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ठीक है, ऐसे ही वी मैक्स की अगर मैं बात करूंगी तो वी मैक्स भी हो जाएगा हमारे पास, वी मैक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास √rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। चेक कर लेते हैं हम, देखो जरा आगे, तो सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की म्यू की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम कर रहे थे यहाँ पे सॉल्व, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू v²/rg, जो कि बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या था, कि हमारे पास v मैक्स और v मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, यानी कि v मैक्स की वैल्यू हमने आपको फॉर्मूला हमने बताया था, कंडीशन क्या थी, √rg इंटू tan थीटा प्लस म्यू 1/1 माइनस म्यू tan थीटा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो v मैक्स है वो कितनी आएगी, 19.5, तो जो हमारी गिवन स्पीड है वो कितनी है, 18 पॉइंट समथिंग। ठीक है, कितनी है हमारी स्पीड,
5 दे रखी है, जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि गिवन स्पीड हमारी इसकी मैक्सिमम स्पीड से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो यानी कि सेफली टर्न हो जाएगा। ठीक है, वी मिनिमम की बात करें तो वी मिनिमम इससे कम आ रही है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी हमारा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की और देखते हैं क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में हमें। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन 33% डिके एंड 67% डिके इफ हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 मिनट, यानी कि हमें क्वेश्चन में दे दिया टी हाफ विच इज इक्वल्स टू कितना 20 मिनट, और हम जानते हैं हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ln 2 बाय क्या हो जाएगा ln 2 बाय लेमडा, क्या हो जाएगा ln 2 बाय लेमडा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो कि हमें गिवन है। ठीक, अब हमसे पूछा है कि इतने डिके में और इतने डिके में टाइम इंटरवल कितना हुआ। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस हमसे पूछा गया है, तो अगर मैं मानूं यहाँ पे कि n1 अपॉन n0 इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा t1, पहले के लिए निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं 67% है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 0.67 इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा t1, तो यहाँ से फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास कितनी ln 0.67 इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा t1। ठीक है, ये तो आ गए हमारे पहला टाइम इंटरवल। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, t1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड वाले के लिए यानी कि 33% के लिए भी हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो सेकंड के लिए हम देखो कैसे कैलकुलेट, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा n2 बाय n0 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा t2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देखो n2 की वैल्यू कितनी है 33% डिके हो चुका है। ठीक है, 33% डिके हो चुका है, तो ये हो जाएगा 0.33 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा t2, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ln 0.33 इज इक्वल टू माइनस लेमडा t2। क्या यहाँ से हम t1 और t2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। t1 की वैल्यू हो जाएगी ln 0.67 अपॉन लेमडा माइनस लेमडा, और यहाँ से हो जाएगा ln 0.33 अपॉन माइनस लेमडा। ठीक है, तो ये t2 की वैल्यू आ गई, t1 की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, t2 माइनस t1 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी। हमको फाइंड आउट करना है क्या, t2 माइनस t1 यानी कि टाइम इंटरवल। तो क्या करेंगे, इन दोनों के वैल्यू को उठा के हम कहाँ रख देंगे, इस वैल्यू के अंदर t2 माइनस t1 के अंदर रख देंगे। तो देखो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, जैसे कि t हाफ यानी कि हाफ लाइफ हमें दे रखी है कितनी 20 मिनट। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, इसका फॉर्मूला ln बाय लेमडा होता है, तो यहाँ पे इसने क्या रख दिया, t हाफ की वैल्यू रख दी है। जो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ से हमने सॉल्व किया इसको और वैल्यू आ गई फाइनली हमारे पास इतनी। तो t2 माइनस t1 जब मैं करूंगी तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, 20 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं, 20 मिनट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर रहा है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की और देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास m इज इक्वल टू 5.99 kg, यानी कि एक बड़ा ब्लॉक हमें दे रखा है जिसका मास हमें दे रखा है 5.99 kg। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दे रखा है फ्रॉम द, अच्छा इस मास को, इस बड़े ब्लॉक को हमने दो मासलेस कोड से क्या कर रखा है, हैंग किया हुआ है। अब एक बुलेट ऑफ मास m is equals to 10 ग्राम is fired into the block and gets embedded in it। एक 10 ग्राम की बुलेट आती है किसी स्पीड u से और इस ब्लॉक के अंदर क्या हो जाती है, घुस जाती है। ठीक है, the block plus bullet then swings upward, their center of
mass rising a vertical distance h is equals to 9.8। यानी कि जैसे ही बुलेट आके इसके अंदर घुसती है, ये ब्लॉक क्या होता है, ये ब्लॉक और बुलेट दोनों एक सिस्टम बन गए हैं और दोनों क्या करते हैं, किसी हाइट h तक क्या कर जाते हैं, राइज कर जाते हैं। ठीक है, आगे हमें दे रखा है सेंटीमीटर, ये h इज इक्वल टू, यानी कि h की वैल्यू भी हमें दे दी है, h इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। हमसे आगे बोला हुआ है बिफोर द ब्लॉक प्लस बुलेट पेंडुलम कम्स मोमेंटरीली टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले, एट द एंड ऑफ इट्स आर्क, यानी कि बिल्कुल जब ये यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ जाके रेस्ट होता है, तो ये हाइट हमें दे रखी है कितनी, 9.8 हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9.8। ठीक है, अब आगे हमें पूछा गया है क्या, द स्पीड ऑफ बुलेट जस्ट बिफोर कोलिजन इज, यानी कि बुलेट ने जब इस ब्लॉक को हिट किया उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही या उसकी स्पीड क्या रही। तो हम जानते हैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं क्या, कि जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। ठीक है, तो जैसे ही मान लेते हैं कि बुलेट की जो स्पीड है बिफोर कोलिजन, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं u है, और आफ्टर कोलिजन इस पूरे सिस्टम की, यानी कि m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल, क्या पूरा जो सिस्टम हो जाएगा उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी जो सिस्टम की है वो कितनी है, स्ट्राइक करने के बाद या कोलाइड करने के बाद v हो गई, और इनिशियली उस बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो हमने मान ली कितनी, u। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर यहाँ पे हमारा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम लिख लेते हैं p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल। अब यहाँ बात करें p इनिशियल की, तो जो कैपिटल M है बेटा वो क्या था, इनिशियली रेस्ट पे था, तो सिर्फ मूव कौन कर रहा है, हमारी बुलेट मूव करिए। तो यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है, यानी कि बड़े ब्लॉक का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बुलेट का मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे mv, यानी कि 0.01 इंटू u प्लस बड़े ब्लॉक का 0 हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनल कितना होगा, अब फाइनल m प्लस बुलेट, यानी कि कैपिटल ब्लॉक जो है वो और बुलेट यानी कि स्मॉल m, इन दोनों का। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी हमने कितना अज्यूम किया है, v अज्यूम किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, क्या इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी u इज इक्वल्स टू m प्लस m। वैल्यू अगर रखना चाहें हम यहाँ पे तो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। देखो इन दोनों की वैल्यू दे रखी है हमें, यहाँ पे इसकी दे रखी है 5.99, इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है मास हमें दे रखा है 5.99। ठीक है, तो ये रख दिया हमने 5.99 प्लस 0.01 अपॉन 0.01, और ये हो जाएगा हमारा v। तो ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे तो दो इक्वेशन तो हमारे पास होनी ही चाहिए। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एनर्जी कंजर्व होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो होगी यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी होना चाहिए, जो भी हमारी टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो अगर मैं पहले बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर, v स्क्वायर, तो m कितना है यहाँ पे 6 है, और इंटू v स्क्वायर जैसे ही उसने उसको हिट किया। ठीक, अब मोमेंटम कितना था, मोमेंटम तो यहाँ पे 0 था। ठीक है, तो मोमेंटम क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये हो गई 0 इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जैसे ही ये m और बुलेट यहाँ पहुंचते हैं इस साइड पे तो क्या हो जाते हैं, रेस्ट पर आ जाते हैं, ऐसा हमें बोला गया है, मोमेंटरी कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो जब रेस्ट पर आ गए तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, और फाइनल
पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, कितना ऊपर उठ गया है ये ग्राउंड से, h हाइट ऊपर उठ गया है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, h इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा mgh, यानी कि 6 इंटू 9.8 इंटू h यानी कि 9.8। ठीक है, ये वैल्यू आई जी। अब यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन तो ऊपर वाली और सेकेंड इक्वेशन हमारी एनर्जी कंजर्वेशन वाली। तो दो इक्वेशन आ चुकी है और दो हमारे पास वेरिएबल है, तो हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो चेक कर लेते हैं। देखो जरा, इनिशियल मोमेंटम हमने निकाला था, यानी कि हमने इनिशियली क्या करा था, पहले कंडीशन क्या लगाई थी कि हमारा मोमेंटम कंजर्व है, तो बिल्कुल मोमेंटम कंजर्व करके हमने पहली इक्वेशन ये निकाली और दूसरी इक्वेशन निकाली हमने एनर्जी कंजर्व करके। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई u की कितनी, u इज इक्वल टू 588/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन हम चेक करना चाहेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, अप्रोक्सीमेटली 831.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की और देखते हैं क्या दे रखा है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सर्कुलर टैप when its flow rate increased from 0.18 लीटर पर मिनट टू 0.48 लीटर पर मिनट। यानी कि इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरीके से उसका फ्लो चेंज होगा अगर हम उसकी फ्लो रेट को क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ चेंज कर देते हैं। तो ठीक है, तो रेडियस ऑफ द टैप हमें दे रखा है और विस्कोसिटी हमें दे रखी है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर और विस्कोसिटी दे रखी है हमें 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला या कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम जानते हैं रेनॉल्ड्स नंबर जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। RE इज इक्वल्स टू रो वी डी बाय नीटा। ठीक है, यहाँ पे रो क्या होता है, विस्कोसिटी, सॉरी रो होती है हमारे पास डेंसिटी, वी होती है वेलोसिटी ऑफ द वाटर या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड हम कह सकते हैं, डी होता है यहाँ पे डायमीटर ऑफ टैप बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एन हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, विस्कोसिटी दे रखा है हमें यहाँ पे कितना, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक बार हम v की वैल्यू ये रखेंगे, एक बार हम v की वैल्यू ये रखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, हम जानते हैं एक चीज और यहाँ पे कि अगर RE लेस देन 1000 है, अगर RE लेस देन 1000 है तो जो हमारा फ्लो होता है वो कैसा होता है, लुमिनर फ्लो होता है। कैसा होता है, लुमिनर फ्लो होता है, या हम कह सकते हैं स्टेडी फ्लो होता है। ठीक है, और अगर RE 1000 से कम और 2000 से ज्यादा हो, सॉरी कम हो और 1000 से ज्यादा हो, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कह सकते हैं हमारा अनस्टेडी फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे, अगर ये आ जाता है तो अनस्टेडी फ्लो, अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो अनस्टेडी फ्लो होता है। ठीक है, बट अगर RE इज ग्रेटर देन 2000 तब कैसा फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। ये तो हम सब ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीजों को हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक तो ये फॉर्मूला, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो हमें चेक करना है कि हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले इसको रखेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, फिर सेकंड में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या वैल्यू आती है। तो जब हमने वैल्यूज को पुट करी तो इनिशियली यानी कि 0.18 इंटू 10⁻³ जब हमने रखा तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 382.16, यानी कि RE जो है वो किससे कम आ रहा है, 1000 से कम आ रहा है। यानी कि कैसा फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, या हम कह सकते हैं लैमिनर फ्लो होना चाहिए। ठीक, सेकेंड अगर हम बोलें कि हमने फाइनली जो रखा 0.48 इंटू 10⁻³ जो रखा सेकेंड वेलोसिटी, तब हमारे पास जो RE यानी कि RE की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1019.09। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू आ गई हमारी किससे कम, ये वैल्यू आ गई हमारी 2000 से कम। तो हमारा जो फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पे हमारा फ्लो रहेगा स्टेडी फ्लो टू अनस्टेडी फ्लो, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारा सही आंसर है भी। ठीक, तो ये हो गया कि अगर RE इतना रहता है तो स्टेडी फ्लो रहता है, और RE अगर इससे कम रहेगा
तो हमारा अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा। तो स्टेडी था पहले, उसके बाद कैसे चेंज हो गया, अनस्टेडी फ्लो में चेंज हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है 6 नंबर में। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में हमें दे रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 1.4, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.4। What will be the focal length of this lens if it is placed in a medium of same refractive index? यानी कि अगर मैं बात करूं कन्वर्जिंग लेंस का, इसने n हमें दे रखा है, n1 बोल देते हैं इसको, ये दे रखा है हमें कितना 1.4 दे रखा है, और सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इसको प्लेस किया तो बोल देते हैं उसको n2। कितना दे रखा है 1.4, सेम ही बोला है, क्या बोला है, मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। ठीक है, अज्यूम द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ द लेंस आर R1 एंड R2, यानी कि दोनों का रेडियस और कर्वेचर हमें दे रखा है, और हमसे पूछा है क्या कि फोकल लेंथ कितना होगा। तो हम जानते हैं 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है कितना, n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये होता है बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें बोला है ये कंडीशन, ठीक है, तो जब ये कंडीशन बोली है तो यहाँ पे हमारे पास फोकस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 1, यहाँ पे 1.4 अपॉन 1.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ से 1 अपॉन f इज इक्वल टू हो गया कितना, 0। तो f की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास यहाँ से कितनी, f इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि कितनी फोकल लेंथ हुई इसकी, इनफाइनाइट। तो ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये फोकल लेंथ की जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस R2। तो यहाँ से 1 अपॉन एफ की वैल्यू आई थी कितनी, 0, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 7th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। फॉर द गिवन सर्किट कमेंट ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड। तो इस सर्किट के लिए हमें बताना है कि ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर हमें गिवन है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे ये होती है हमारी प्राइमरी साइड और ये होती है हमारी सेकेंडरी साइड। ठीक है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखें तो V प्राइमरी कितना दे रखा है हमें, 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और सेकेंडरी साइड में हमें कोई वोल्टेज नहीं दे रखा, बट हमें क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। तो सेकेंडरी साइड की पावर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये हो जाएगी हमारे पास कितनी दे रखी है, 60 वॉट दे रखी है। ठीक, अब हमें बताना है कि ये जो गिवन ट्रांसफार्मर है या कि ये जो गिवन सर्किट है ये कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर है। तो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इस साइड में पावर, इस साइड में हमारे पास कितना वोल्टेज आ रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, पावर एट सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू करंट, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। तो ये हो जाएगा वोल्टेज एट सेकेंडरी साइड और ये हो जाएगा करंट एट सेकेंडरी साइड। तो पावर हमें दे रखा है कितना, 60 वॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू VS, जो कि हमें फाइंड आउट करना है सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज, और करंट हमें इस सर्किट में दे रखा है कितना, 0.11 एम्पियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.11 एम्पियर। तो यहाँ से VS की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 545.5 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, देखो ये हो गया हमारा VS और ये हो गया हमारा VP, यानी कि प्राइमरी साइड पे वोल्टेज और सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या आ रहा है हमारा, ज्यादा आ रहा है किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी साइड के कंपैरिजन में। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्यों, स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस होता है कि जब हम इधर से जो वैल्यू देते हैं वोल्टेज की, जो भी वोल्टेज हम इधर से देते हैं, अगर वो बढ़कर आता है सेकेंडरी साइड पे, अगर वो सेकेंडरी साइड पे बढ़कर आता है तो वो कौन सा होता है, स्टेप अप आता है। अगर इधर से दिया हुआ वोल्टेज इधर कम वैल्यू आती है, अगर यहाँ से मान लीजिए हमने 220 दिया और यहाँ से हमारे पास 110 ही आया, तो वो कैसा वो ट्रांसफार्मर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ रही है, या जो है कैसा है, VP इज
लेस देन Vs। तो ये जो हुआ ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया हमारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन थर्ड जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज द करेक्ट आंसर। ये देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा PS इज इक्वल टू VS इनटू I, पावर से हमने निकाला था, तो यहाँ से VS की वैल्यू आ गई थी हमारे पास कितनी, 545.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से VP की वैल्यू आ गई, VP की वैल्यू हमें दे रखी है 220, तो कंडीशन आई थी हमारी ये वाली, तो हमारा आंसर आया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की और देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट एज दे हैव। क्या क्या, अगर हम रेड लाइट और ब्लू लाइट के अंदर कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि दोनों की वेवलेंथ अलग अलग होती है और दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अलग अलग होती है। तो फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, यानी कि एफ इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो यहाँ पे दोनों लाइट एक दूसरे से डिफर कैसे करती है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और दोनों का लेमडा भी अलग होता है, यानी कि वेवलेंथ भी दोनों की अलग अलग होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा मैच करेगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या करते हैं, डिफर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सेकेंड। रेड लाइट एंड ब्लू लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9 की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है 9th क्वेश्चन में हमें। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन वर कैलकुलेटेड बाय एक्सेलरेटिंग देम थ्रू द सेम पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, यानी कि इनको एक्सेलरेट किया गया है कितने, सेम पोटेंशियल्स देकर, कितना 100 वोल्ट, यानी कि अगर मैं V की बात करूं तो V ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू V ऑफ प्रोटॉन दे रखा है। ठीक है, व्हाट शुड नियरली बी द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या रेशियो होगा ये हमसे पूछा गया, यानी कि लेमडा ई अपॉन लेमडा पी, ये हमसे पूछा गया। और हम जानते हैं वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 12.27 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ठीक, ऐसे ही मैं अगर इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 0.286, ये हो जाएगा हमारे पास 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि सेम पोटेंशियल हमने उनको दिया है, तो यानी कि अगर जब मुझे रेशियो निकालना है तो लेमडा ई अपॉन लेमडा पी इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन में हमें इसका क्या दे रखा है, मास भी दे रखा है हमें प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे लेमडा ई अपॉन लेमडा पी अगर मैं करूंगी तो ये हो जाएगा 12.27 अपॉन 0.286, अंडर रूट वी से अंडर रूट वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लेमडा ई अपॉन लेमडा पी का अगर रेशियो निकालना चाहूंगी तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास अप्रोक्सीमेशन अगर देखूं तो 40, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 42.9 समथिंग। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे पूछा है अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ देखिए अप्रोक्सीमेशन तो हमारा आंसर मैच कर रहा है सेकेंड ऑप्शन जो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो यानी कि लेमडा ई अपॉन लेमडा पी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 43/1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चेक कर लो, देख लो 43 आ रहा है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन हमें लेमडा ई की वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ अगर निकालना हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, और प्रोटॉन के लिए अगर हमें निकालना हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। हमें रेशियो फाइंड आउट करना था, ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 43:1। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10 की ओर, देखो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में।
क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर हम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है तो हम आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक चार्ज है इज मूविंग dl डिस्टेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड B, एक चार्ज है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय B, कि B के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये वर्क डन कितना होगा, ये पूछा है। तो अगर मैं बात करूं फोर्स की क्यों बात कर रही है, क्योंकि वर्क डन के बारे में पूछा गया है, और वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ हम कर सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Q इंटू V वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की अगर हम बात करें, तो अगर मैं बात करूं कि Q पे यानी कि चार्ज पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ हम कह सकते हैं इजीली कि F इज परपेंडिकुलर टू V एंड F इज परपेंडिकुलर टू B, यानी कि F V के भी परपेंडिकुलर होगा और F B के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जब दोनों परपेंडिकुलर हैं यानी कि एंगल कितना हो जाएगा, F और V के बीच में 90 डिग्री, F और V के बीच में एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमसे बोला गया है क्या कि हमें बताना है द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, मैं अगर लिखना चाहूँ तो P इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ वर्क डन अपॉन टाइम। अगर मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात कर रही हूँ या किसी इंस्टेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख सकती हूँ वर्क डन इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क डन या dw बाई dt। क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसा, dw बाई dt बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पावर की बात, ठीक। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ वर्क डन की, तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा F डॉट डी L, कितना दे रखा है यहाँ पे dl, तो dl अपॉन dt, बिल्कुल सही ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो dl बाई dt, अगर हम ध्यान से कॉन्सेप्ट का रिवाइज करें तो dl बाई dt यहाँ पे हो जाएगा क्या, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ से F वेक्टर डॉट V वेक्टर, यानी कि ये बन गया हमारा क्या, V वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो F वेक्टर डॉट V वेक्टर, यानी कि ये क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट हुआ। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ F डॉट V cos 90, ये 90 कहाँ से आया, ध्यान से देखो। अभी हमने देखा था कि F इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब ये फोर्स इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी कहाँ से आया, ध्यान से अगर राइट हैंड थंब रूल आप लगाओगे तो मान लेते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, और थंब डिनोट करता है किसको, वेलोसिटी को। तो फोर्स जो लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है फिंगर की डायरेक्शन में, तो स्पीड जो वेलोसिटी या स्पीड की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, तो फोर्स लगेगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी और बी जो है वो कितना एंगल बना रहे हैं, फोर्स से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो F और V के बीच में जो एंगल आया 90 डिग्री, वो कहाँ से आया, राइट हैंड थंब रूल से हमने फाइंड आउट किया है। तो जब यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है तो वर्क डन की अगर मैं बात करूँ तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास यहाँ से कितना, 0 आ गया, ठीक है। तो आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन 4, जो कि बिल्कुल सही है। देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंस फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा टू V, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट चार्ज, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज इज 0। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ठीक है। चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्रीजेस विद टाइम, यानी कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है इसका वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये कैसे ऑसिलेशन से, डैम्पिंग ऑसिलेशन से, ठीक है। आगे हमें क्या बोला है, इफ मास इज इक्वल टू 500 ग्राम, डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू 20 ग्राम पर सेकेंड, then how much time is required for the amplitude of the system
टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि कितना टाइम लगेगा उसकी फाइनल इनिशियल वैल्यू से उसकी आधी वैल्यू होने पर। यानी कि अगर मैं बोलूँ ए नॉट की वैल्यू ए है तो जब तक ए की वैल्यू a/2 नहीं हो जाती तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब डैम्पिंग ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, a इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस BT/2m, ये फॉर्मूला होता है। तो इनिशियल a है और फाइनली क्या बोला उसने, जब आधा हो जाए इनिशियल का यानी कि a/2, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a/2 इज इक्वल्स टू ए ई रेज़ टू द पावर माइनस BT/2m। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 1/2 इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर माइनस BT/2m। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी इसकी। ठीक, अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये लॉग, या लॉग नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास ln 2 इज इक्वल्स टू BT/2m। हमें निकालना है क्या, टाइम निकालना है, यानी कि ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू हमें दे रखी है, b की वैल्यू हमें दे रखी है, तो बस यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी। t इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2m ln 2/b। b की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी, ठीक है, और m की वैल्यू दे रखी है हमें 500 ग्राम। ठीक है, तो वैल्यूज रखेंगे और पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चेक करते हैं हम सॉल्यूशन को। देखो, एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, जैसे हमने वैल्यूज रखी, वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास t की वैल्यू जो आई वो आ गई कितनी, 34.6 सेकेंड। सेम, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हुआ बेटा वो ऑप्शन हो गया हमारे पास 34.65 सेकेंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 12 की ओर। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक रजिस्टर है जो कि इतनी हीट डेवलप करता है जब उसको हमने इतना करंट दिया इतने सेकंड के लिए, यानी कि 20 सेकंड के लिए जब हम उसको 1.5 एम्पियर करंट देते हैं तब वो जो रजिस्टर है वो कितनी हीट डेवलप करता है, 500 जूल। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर हम उसके करंट को इंक्रीज कर दे 1.5 से 3 एम्पियर पे तो इतने टाइम में यानी कि 20 सेकंड में वो कितनी हीट जनरेट करेगा। ठीक है, तो देखो कितनी यहाँ पे हमारे पास हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट इज इक्वल टू I² RT। ठीक है, रेजिस्टर हमारा सेम है, टाइम हमारा यहाँ पे सेम दे रखा है दोनों ही केसेस में, यहाँ पर भी 20 सेकेंड है और यहाँ पर भी 20 सेकेंड है। ठीक है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया बेटा क्या, I², यानी कि किस पे डिपेंड कर रही है, I पे डिपेंड करेगी कितना करंट हम उस सर्किट के अंदर या उस रजिस्टर को हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया H1/H2 इज इक्वल्स टू I1² I2²। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। H1 कितना दे रखा है, 500 जूल दे रखा है, तो ये हो गया 500/H2 इज इक्वल्स टू I1 कितना है, 1.5 एम्पियर, तो ये हो गया 1.5 इंटू 1.5 और I2 की वैल्यू कितनी कर दी बढ़ाकर, ये कर दी करंट की वैल्यू बढ़ाकर कितनी, 3 एम्पियर, तो ये हो गया 3 इंटू 3 स्क्वायर है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास H2 की वैल्यू आ जाएगी, H2 इज इक्वल्स टू 2000 जूल, यानी कि इतना हीट अब वो डेवलप करेगा जब हमने उसके करंट को इंक्रीज कर दिया 1.5 से 3 एम्पियर में। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन देख लेते हैं। H इज इक्वल टू I² RT जैसे कि हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये रिलेशन आया है और फाइनली हमारा आंसर आया कितना, 2000 जूल। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर आ गया है कितना, 2000 जूल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 13 की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ, यानी कि हमें निकालना है लेमडा मीन की वैल्यू, किसकी? लेमडा मीन फ्री पाथ, ठीक है। या फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर दे रखा है हमें कितना 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अज्यूम द मॉलिक्यूलर डायमीटर इज इक्वल्स टू 0.3 नैनोमीटर एंड द गैस इज आइडियल, ये हमें अज्यूम करना है। और K की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। हमें निकालना है लेमडा मीन। तो लेमडा मीन का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपली 1/√2 पाई d स्क्वायर इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पे d होता है हमारे पास डायमीटर और n होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर डेंसिटी। तो अगर मैं n की बात करूं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n/v। और एक और इक्वेशन होती है हमारे पास PV इज इक्वल टू NKT। क्या होती है? PV इज इक्वल टू NKT। ये तो हम सबने पढ़ी हुई है। तो यहां से N/V इज इक्वल टू आ गया बेटा कितना? P/KT। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे? इस फॉर्मूले में रख देंगे। और सारी वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पे। K की वैल्यू हमें गिवन है, P की वैल्यू हमें गिवन है, T हमें गिवन है, D हमें गिवन है। तो हम सीधे क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को उठा के रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा मीन इज इक्वल्स टू KT अपॉन √2 इंटू 3.14 इंटू डी स्क्वायर यानी कि 0.3 इंटू नैनोमीटर है। तो ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर इंटू क्या है? n यानी कि p कितना दे रखा है हमें? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। K की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे और T हमें दे रखा है 27। तो यहाँ पे हम रख देंगे 27 प्लस 273, क्योंकि हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो जरा, T हमें दे रखा है ये, K हमें दे रखा है ये, और P की वैल्यू और D की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि वैल्यू सारी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर हमें फॉर्मूला याद है, अगर हमें रिलेशंस याद होंगे लेमडा मीन और PV इज इक्वल टू NKT वाला, तो हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो, लेमडा मीन का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई d स्क्वायर इंटू n। तो यहाँ से हमने दो इक्वेशंस लगाई है और फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखी और हमारा आंसर आया 102 नैनोमीटर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर जो मैच कर रहा है ऑप्शन 1 जो है वो हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 14 की ओर। देखो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में। A bimetallic strip consists of metals A and B. It is mounted rigidly as shown. यानी कि दो बायोमेटेलिक हमें स्ट्रिप्स दे रखी हैं जो कि एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर क्या करी हुई है, बंधी हुई है। The metal A has higher coefficient of expansion compared to that of metal B. यानी कि अल्फा A is greater than अल्फा B हमें गिवन है, ठीक है। आगे हमें क्या बोला हुआ है, when the bimetallic strip is placed in a cold bath, यानी कि कोल्ड बाथ के अंदर अगर हम उसको रख देते हैं, ठंडे पानी के अंदर हम इस सिस्टम को डाल देते हैं, तो फिर क्या इट विल, तब क्या होगा, ऐसा हमसे पूछा गया है, ठीक। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर इसकी लेंथ के बारे में हम कमेंट करें तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, जो चेंज इन लेंथ होगा वो हो जाएगा L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो जैसे ही ये नॉर्मल जो इसका टेम्परेचर था उससे जैसे ही हम इसको कोल्ड बाथ देंगे तो इसका डेल्टा T क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब लेंथ डिक्रीज हो रही है तो देखो कैसे डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी है, तो लेंथ किसके में ज्यादा चेंजेस आएगा, लेंथ ए वाली के में ज्यादा चेंज आएगा। तो हम कह सकते हैं एल ए या डेल्टा एल ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एल बी, ये आया। यानी कि जब ऐसा होगा तो स्ट्रिप्स क्या करेंगी, ये बेंड हो जाएंगी। अब ये लेफ्ट बेंड होंगी या राइट बेंड होगी, ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है। अगर डेल्टा एल ज्यादा है यानी कि ए के अंदर ज्यादा चेंजेस होंगे तो ये कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएंगी,
तो यानी कि लेफ्टवर्ड्स ये मूव करेंगी, तो हमारा आंसर आया बेंड टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर हम इसको और हीट देते, कोल्ड बात की जगह हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते तो ये किस साइड बेंड होती, राइट साइड बेंड हो जाती। ठीक है, बट यहाँ पे हमने इसको कोल्ड बात दिया है, यानी कि टेम्परेचर जो है, चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ है, नेगेटिव आया है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, दोनों की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन आ गया सही, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से बेंड होगी। ठीक है, ये ए है हमारी और ये हो गई हमारी बी स्टेप, तो लेंथ ऑफ बोथ स्टेप्स विल डिक्रीज, डेल्टा एल इज ग्रेटर देन डेल्टा एल बी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 15 की और देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा लॉजिक गेट से और क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट दे रखा है और हमें बताना है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम बोलें कि ये हमारा एक कैसा गेट है, ये हमारा नैंड गेट है, और नैंड गेट में अगर हम दोनों तरफ से, ये भी हमारा नैंड गेट है, यानी कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास दे रखे डायोड वो सारे क्या हो जाएंगे, नैंड गेट हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर नैंड गेट के अंदर हम दोनों तरफ से इनपुट अगर सेम देते हैं तो वो कैसा बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने दिया इसको a डॉट a। ठीक है, तो जब निकलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास a प्लस a, तो ये हो गया यहाँ पे फाइनली आया a बार। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, b बार हो जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा एक इनपुट y1। ठीक है, यहाँ पे y है तो इसको y1 मान सकते हैं। ठीक, तो y1 हमारे पास कितना आया, देखो y1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, फिर से नैंड गेट है तो ये हो जाएगा a बार डॉट b बार का होल बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू a बार बार प्लस b बार बार। अच्छा, डबल है तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a प्लस b। ये क्या आया हमारे पास, y1 आया। इस क्वेश्चन को आप ट्रुथ टेबल से ना करें तो बहुत अच्छा होगा, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। हमें क्वेश्चन यहाँ पे स्मार्टली करना है जिससे कि हम टाइम भी सेव कर पाएं, तो हमारे पास ये इजी तरीका है एक जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो y1 आ गया हमारे पास। अब y1 से यहाँ से जब वैल्यू जाएगी तो वापस ये क्या हो जाएगा, y1 से y आया तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा एंड गेट, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया हमारा कौन सा गेट, ये बन गया हमारा एंड गेट। अब एंड गेट से दोनों तरफ से अगर इनपुट हमारा सेम जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉट गेट बन जाएगा, तो यहां से हो गया हमारे पास ये नॉर गेट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तो ये हो गया, सॉरी नोर गेट हो जाएगा, टी लिख दिया, ये हो जाएगा हमारा आर, क्या हो जाएगा आर, नॉर गेट हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहां से निकलेगा तो यहां से a प्लस बी बार, तो ये हो गया a प्लस बी बार। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट बी बार। ठीक है, इस तरीके, तो ये किसका कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, तो आंसर हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट। चेक कर लो, देखो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सो द गिवन लॉजिक गेट सर्किट इज अ नॉर गेट। ठीक है, ट्रुथ टेबल से ना करें इस क्वेश्चन को, स्मार्टली सॉल्व करें इसको, तो आसानी से आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे और सही आंसर भी आ जाएगा। ट्रुथ टेबल से अगर करेंगे तो आपको 1 2 3 4 यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी और काफी ज्यादा टाइम आपका यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, तो बेटर है कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आया इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 16 की और देखो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 आइडेंटिकल एंटीनाज माउंटेड ऑन अ आइडेंटिकल टावर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डिस्टेंस 45 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि कंडीशन हमें कुछ ऐसी दे रखी है कि हमारी 2 एंटीनाज है, ठीक है, और दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये हमारा अर्थ और ये इसकी अर्थ की रेडियस RE। ठीक है, और ये सेपरेटेड है हमारे यहाँ पे कितने डिस्टेंस से, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 45 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से हम ट्रांसमिट करते हैं और यहाँ हम रिसीव करते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, एक ट्रांसमिशन होता है एंटीना और एक रिसीविंग एंटीना होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से
ये तो R हमें यहाँ पे दे रखा है, यानी कि दोनों की रेंज है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 45 किलोमीटर। आगे क्या दे रखा है, what should nearly be the minimum height of receiving antenna, यानी कि रिसीविंग एंटीना की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। सो टू रिसीव द सिग्नल्स इन अ लाइन ऑफ साइट, यानी कि इस लाइन ऑफ साइट में इसमें कितनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए जिससे कि जो हमारा रिसीविंग एंटीना है वो हमारे सिग्नल्स को क्या कर ले, रिसीव कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपसे कि D इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस होती है हमारी D, तो D इज इक्वल टू होता है हमारे पास √2REH, H होता है एंटीना की हाइट। ठीक है, और ये यहाँ से, तो अगर मैं बोलूँ R इज इक्वल टू हो गया हमारे पास यहाँ पे कितना 2D। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कितना 45/2 इंटू 45/2 इज इक्वल टू 2 इंटू REH। दोनों एंटीना कैसे है, आइडेंटिकल है, ऐसा हमें गिवन है। ठीक है, और आइडेंटिकल टावर पे क्या है, लगे हुए हैं, तो यानी कि हाइट भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो हम यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 45/45। रेडियस ऑफ अर्थ हम रखेंगे कितना यहाँ पे 6400, तो ये हो गया 6400.2। ठीक है, इसको इस तरीके से, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। देखो D की वैल्यू ये होती है 2REH √2 इंटू 2REH, यानी कि हमने आपको बताया था कि R इज इक्वल टू होता है 2D, तो यहाँ पे 45 इज इक्वल टू 2 इंटू √2REH। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करा, वैल्यूज रखी और h की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 39.55 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 17 की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एक स्क्वायर लूप दे रखा है जिसकी साइड कितनी दे रखी है, D दे रखी है, और ये एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, B वेक्टर इज इक्वल टू B0 x/a k कैप, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी हमें दे रखी है किधर, Z एक्सिस में दे रखी है, और जो हमारा लूप है वो इस तरीके से x और y एक्सिस पे के अलोंग रखा हुआ है। ठीक, और हमें क्या बोला है, ये स्क्वायर लूप जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से किधर मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमसे पूछा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा इस लूप के अंदर। तो अगर मैं बोलूं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये O है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस लूप के, इस स्क्वायर लूप के चारों साइड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो वो कैसे पता चलेगा। देखो अगर देखें कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हुई, यानी कि थंब शो करता है वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर ये इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन और D की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे सेम हो गई। तो जब सेम हो गई यहाँ पे वेलोसिटी और D की डायरेक्शन, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गए ये दोनों एक दूसरे के, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचे हमारे पास OA एंड BC वाला। ठीक है, तो अगर OA ब्रांच की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना होगा, अगर OA की बात कर रही हूं तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास B कितना आ जाएगा, इसके अंदर हम x इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो B इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 0 आ गया। तो यानी कि इस वाली ब्रांच में भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, 0 हुआ। तो बची हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच जो कि कौन सी है, BC है ना। तो यहाँ पे इन CB ब्रांच कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे B की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एट x इज इक्वल टू D, B विल बी, B इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे B0
डी बाय ए, यानी कि इस वाली ब्रांच में कितना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन डी है, ठीक है। हमारे पास B आ गया। अब EMF की अगर मैं बात करूं तो EMF हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे BV डॉट डी, ठीक है। V है वेलोसिटी, B है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और D है यहाँ पे इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है यहाँ पे इसकी कितनी, यहाँ से D है, ठीक है। तो यहाँ से इंड्यूस्ड EMF आ गया हमारे पास कितना, B नॉट डी बाई ए इंटू V कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, V नॉट है, तो ये हो गया V नॉट इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से E की वैल्यू आ गई हमारे पास, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू B नॉट डी स्क्वायर V नॉट अपॉन ए, ये आ गया आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे B नॉट डी स्क्वायर V अपॉन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मूव कर रहा है हमारा कुछ इस तरीके से और हमारा जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर इसकी पोलरिटी भी लिखना चाहो तो पोलरिटी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव। तो ये मूव कर रहा है इस तरीके से और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आगे की तरफ और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो पोलरिटी आ गई इधर और यहाँ पे कितना इंड्यूस्ड EMF हुआ वो उसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है, तो ये आ गया हमारा इंड्यूस्ड EMF इन दिस लूप, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। देखो जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, इस तरीके से मूव कर रहा है V नॉट वेलोसिटी से, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा E इज इक्वल टू B नॉट डी स्क्वायर इंटू V नॉट अपॉन A, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 18 की और देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है द हाफ लाइफ ऑफ AU इज 2.7 डेज, द एक्टिविटी ऑफ 1.50 mg ऑफ AU इफ इट्स एटॉमिक वेट इज 198 ग्राम पर मोल, यानी कि हमें गोल्ड की हाफ लाइफ दे रखी है डीके की कितनी, यहाँ पे 2.7 डेज दे रखी है और एक्टिविटी हमसे पूछी है इसकी। तो एक्टिविटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू लेमडा n। तो अगर मैं इनिशियल एक्टिविटी की बात करूं, अच्छा यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू n A हो जाएगा, Na है यहाँ पे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये हो गया Na। अब यहाँ पे अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो ये हो जाएगा A नॉट इज इक्वल्स टू लेमडा n नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें हाफ लाइफ दे रखी है, यानी कि हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, यानी कि मैं कह सकती हूँ T 1/2 इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है ln 2 बाय लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी ln 2/t हाफ, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे बस हमें क्या करना है, उठा के वैल्यूज को पुट कर देना है। तो अगर मैं n नॉट की वैल्यू देखूँ यहाँ पे तो n नॉट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। n नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, कितना दे रखा है यहाँ पे, इसका जो मास है वो दे रखा है हमें 1.50 इंटू 10⁻³ अपॉन यहाँ पे 198 ग्राम पर, ठीक है। ये हो गया n नॉट की वैल्यू, ठीक है। इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हम A नॉट की वैल्यू रख देते हैं। A नॉट एक्टिविटी निकालनी, इनिशियल एक्टिविटी हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा A नॉट इज इक्वल्स टू लेमडा, लेमडा की वैल्यू है हमारे पास ln 2 अपॉन T हाफ, T हाफ कितना है 2.7 डेज, तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 24, इसको कन्वर्ट चेंज कर देंगे हम किस में, सेकेंड्स में, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3600, ठीक है, ये हो गया कन्वर्ट। अब आगे हमें इसकी n नॉट की वैल्यू रख देते हैं, तो n नॉट की वैल्यू होगी 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 198 इंटू Na की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कितनी, 6 इंटू 10⁻23 पर मोल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23 पर मोल। बट यहाँ हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमें क्यूरी में, तो क्यूरी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं 3.7 इंटू 10⁻10
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 366 क्यूरी। ठीक है, तो आंसर जो हमारा मैच कर रहा है नियरली वो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो चेक कर लेते हैं, देखो जरा हमारे पास जो एक्टिविटी का फॉर्मूला था, तो इनिशियल एक्टिविटी हमने यहाँ से फाइंड आउट करी, ए नॉट इज इक्वल टू लेमडा एन नॉट। एन नॉट की वैल्यू हमने निकाली एन इंटू एन ए से और वैल्यू रख दी हमने हमारे फॉर्मूले के अंदर, तो आंसर आ गया हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना, 366। तो अप्रोक्सीमेशन कौन सा हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकेंड मैच कर रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 19 की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर मेजर्ड यूजिंग स्केल में जो उसका लीस्ट काउंट में आया वो कितना आया, मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, अ वेट ऑफ मास 1 kg measured using a scale of least count 1 gram was hanged to get the elongation of, यानी कि elongation इतना लेने के लिए 0.5 सेंटीमीटर यानी कि measured using a scale of least count 0.001 centimeter. What will be the fractional error in the value of Young's modulus determined by this experiment? यानी कि Young's modulus के अंदर कितना एरर आया होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो यानी कि यंग्स मॉड्यूलस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए एल, फोर्स लेंथ, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एरिया, और यहाँ पे हो जाएगा एलोंगेशन। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं mg l अपॉन ए, यानी कि एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये आया हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें एरर फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें बताना है डेल्टा वाई बाय वाई। ठीक है, यंग्स मॉडल, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो m के अंदर चेंजेस आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, 0.2, तो देख लेते हैं यहाँ पे डेल्टा m के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा m अपॉन m प्लस g के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस डेल्टा l अपॉन l प्लस पाई यानी कि 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l बाय l। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला। अब बस हमें क्या करना है, इसके अंदर जो सारी वैल्यूज हमें दे रखी है वो उठा के हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो देखो क्या आता है, डेल्टा m के अंदर हमारे पास चेंज है 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा डेल्टा m अपॉन m की वैल्यू, फिर ये हो गया हमारे पास 0। ऐसे ही हमने आर्क एक जो रेडियस है उसकी वैल्यू रख दी है, l की वैल्यू रखी और कैपिटल L की वैल्यू रखी एलोंगेशन की। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 1.4%। जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंट निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पे परसेंट की वैल्यू निकाली 1.4%। तो आंसर हमारा मैच करा कौन सा, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 20 की और देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा हमसे पूछा गया है, फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3 मीटर पे। ठीक है, प्लेन एंड x एक्सिस इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ कितना दे रखा है, लेमडा हमें दे रखा है कितना, लेमडा की वैल्यू दे रखी है 8 नैनो कूलम पर मीटर, लाइंग अलोंग द z एक्सिस इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो यानी कि हमसे कुछ ये इस तरीके से बोल रहा है कि ये x इज इक्वल्स टू 3 पर है। यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे इसकी इस तरीके की कंडीशन है और हमें बताना है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एक लाइन चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो होता है हमारे पास E इज इक्वल्स टू 2k लेमडा बाय r। ठीक है,
और विद सरफेस डेंसिटी की बात करो, अगर हम सरफेस डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात करें तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तरीका, दो फॉर्मूले होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे और हमारी सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या आता है यहाँ से, ये हो गया हमारे पास 2k लेमडा बाई आर, आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दे रखा है, ओरिजिन से कितना है 3 है, x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, देखो 2 इंटू k के लिए रखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की वैल्यू है, अच्छा लेमडा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 नैनो कूलम पर मीटर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। नैनो कूलम में निकालना है हमको, ऑप्शन देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमको इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया 8 और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ऊपर यहाँ पे ये, और ये आ गई हमारे पास सिग्मा की वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.424 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया आंसर। ठीक, अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है जरा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा मैच कर रहा है 0.424 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर, जहां पे R इज इक्वल टू कितना दे रखा था, यहाँ पे X इज इक्वल टू कितना है 3 है इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ठीक है, तो R इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना 3, और इलेक्ट्रिक फील्ड विद सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा E डैश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करके हम आंसर निकालेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। चलते हैं अब हमारे इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन पे, यानी कि सेक्शन बी पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है हमें, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप कंटेन्स गैसेस ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2। ठीक है, ये हमें दे रखा है, मतलब एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है, और दोनों के अंदर जो हमारे पास गैसेज है वो फिल करी है, जिसकी डेंसिटीज हमें दे रखी है कितनी, ρ1 एंड ρ2 दे रखी है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज आर इक्वल इन बोथ द पाइप्स, यानी कि K की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, तो K इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं K1 इज इक्वल टू K2। ठीक है, और K इज इक्वल टू होता है हमारे पास कितना 1 अपॉन गामा। ठीक, आगे बोथ द पाइप्स आर वाइब्रेटिंग इन द फर्स्ट ओवरटोन, यानी कि फर्स्ट ओवरटोन में है, तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ P इज इक्वल टू कितना है 1 है। ठीक, विथ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या है, सेम है, तो मैं कह सकती हूँ क्लोज के लिए और ओपन के लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, और दोनों कैसे हैं, ओवरटोन में, फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3Vc/4L इज इक्वल्स टू 2VO/2L। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और V जो होता है ये कंडीशन हमें दे रखी है कि सेम फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने लिख दी है फर्स्ट ओवरटोन के अंदर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे V की, तो V इज इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, V इज इक्वल टू होता है गामा P अपॉन रो। रो यहाँ पे डेंसिटी है, P यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरटोन, नंबर ऑफ लूप है, और गामा यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उठा के इसकी वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन गामा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 1 अपॉन, इसकी वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा K रो। ठीक है, तो V की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले के अंदर, और देखिए क्या हमारी वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 3 अपॉन 4 अंडर रूट K C रो C इंटू L मान लेते हैं। ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा यहाँ पे अपने पास 1 अपॉन L नॉट की वैल्यू, और V की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट K ओपन
रो ओपन, और ये हो गया हमारा L डैश। तो हमको L की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे कि ये L कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 4 चला जाएगा उधर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, L की 4 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4/3 L। और K की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सेम दे रखी है, दोनों की कंप्रेसिबिलिटी हमको क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन से, देखो जरा। तो L2 इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 4L/3 अंडर रूट रो 1 अपॉन रो 2। तो बिल्कुल हमारा यही आ रहा था, देखो इसकी L की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये चला जाएगा 4/3L अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी रो अंडर रूट रो 1 अपॉन रो 2, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, यानी कि इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो L इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 4। देखो जरा, तो यहाँ से हमने इसको कंपेयर करा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, या L की वैल्यू हम बोल सकते हैं, x की वैल्यू हम बोल सकते हैं कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा x इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन सेकंड की और देखो क्या दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ डेविएशन ऑफ 2 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड इन द येलो रे व्हेन प्रिज्म ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास आर एक्रोमेटिकली कंबाइन। क्या किया है, दोनों को एक्रोमेटिकली कंबाइन किया गया है। जब हम जानते हैं एक्रोमेटिकली कंबाइन करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिस्पर्जन तो होगा बट विदाउट डेविएशन। तो विदाउट डेविएशन यानी कि मैं कह सकती हूँ थीटा नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, ओमेगा इंटू डेल्टा। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई क्या कि ओमेगा 1 डेल्टा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 डेल्टा 2। और एक और चीज हमें दे रखी है, डेविएशन उनका कितना हुआ है, 2 डिग्री हुआ है, यानी कि मैं कह सकती हूँ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 डिग्री आ गया, ठीक है। और यहाँ से डेल्टा की अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो डेल्टा का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो ए होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल। आगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, टेकिंग डिस्पर्सिव पावर्स ऑफ क्राउन एंड ग्लास फ्लिंट ग्लास एज 0.2 एंड 0.03, यानी कि 0.02 एंड 0.03 ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है रेस्पेक्टिवली। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट फॉर दीज ग्लासेस आर 1.5 एंड 1.6, यानी कि हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू हमें दे रखी है और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू भी हमें दे रखी है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है, द रिफ्रैक्टिव एंगल फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म इज, यानी कि हमें क्राउन ग्लास प्रिज्म मान लेते हैं A1, उसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिंग एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये सारी इक्वेशंस है तो यहाँ पे देखो कि ये आ रही है वैल्यू, तो हम यहाँ से वैल्यू लिखेंगे क्या, Q μ1 माइनस 1 A1 माइनस μ2 माइनस 1 A2 इज इक्वल टू 2 डिग्री। एक इक्वेशन तो अपनी ये बन रही है, एक इक्वेशन अपनी ये बन रही है और तीसरी इक्वेशन हमारी ये बन रही है। तीनों इक्वेशंस के अंदर अगर हम वैल्यूज को रखेंगे तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी किसकी, रिफ्रैक्टिव एंगल की। चलो देख लेते हैं। तो डेल्टा नेट इज इक्वल टू हमने बोला ये आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को उठा के रख दी, μ1 माइनस 1 A1 माइनस μ2 माइनस n, कितना आ रहा था, 2 डिग्री आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो ओमेगा के अंदर वैल्यू रख देंगे तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, ठीक। तो फाइनली इक्वेशन बनी ये, और जब हम फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, A1 इज इक्वल टू 12 डिग्री, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा उसका कितना एंगल का, 12 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर हो गया यहाँ पे 12 डिग्री, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन थर्ड की और देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ वन वांट्स टू रिमूव ऑल द मासेस ऑफ द अर्थ टू इंफिनिटी इन ऑर्डर टू ब्रेक इट अप कंप्लीटली, यानी कि कोई है जो कि
अर्थ का सारा मास क्या कर लेना चाहता है, निकाल लेना चाहता है टू द इन्फिनिटी इन ऑर्डर टू ब्रेक इट अप, यानी कि उसको कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां देनी होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट नीड टू बी सप्लाइड विल बी, इतना दे रखा है वेयर एक्स, तो हमें इस एक्स की वैल्यू बतानी है। अब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको इसको देनी होगी उतनी किसके बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो एनर्जी गिवन की अगर मैं बात करूं, एनर्जी गिवन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज की बात करें तो यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि इनफाइनाइट की बात कर रहा है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, हमारी जीरो हो जाएगी। तो यानी कि ये बचा हमारे पास जीरो माइनस, और इनिशियल कितनी होगी इसकी खुद की, 3/5 जी एम स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यानी कि इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ी है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 3/5 जी एम स्क्वायर बाय आर। अब हमें बताना है कि जो देनी पड़ी उससे हमको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यानी कि हमने इसको कंपेयर कर लिया किससे, इससे। तो x की वैल्यू हमें बतानी है, x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 3 के बराबर आई है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कितना, x = 3। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4 की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेट अप द प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर इज 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि कैपेसिटर का एरिया हमें दे रखा है इनिशियली कितना, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर है और इसका एरिया हमें दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर एंड द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, और प्लेट्स को हमने सेपरेट किया हुआ है 1 मीटर से, ठीक है। आगे हमें बोला है इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स आर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर, यानी कि अब हमने क्या करा कि इसको फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जिसकी थिकनेस कितनी थी 0.5, यानी कि ये थिकनेस हमें दे दी है कितनी 0.5 मीटर, ठीक है। आगे दे रखा है एंड एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर, एरिया तो 2 मीटर स्क्वायर ही है, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ द सेटअप विल बी, हमें बताना है कि जो इस सेटअप का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। तो देखें अगर इनिशियली मैं बात करूं तो इनिशियली कैपेसिटेंस कितना था इसका, इनिशियली हो जाएगा E0A/D, जब यहाँ पे कोई भी हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं किया था। अब जब हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया है तो ये 2 कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2। तो C1 के लिए हम रखेंगे अगर, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वैल्यू जो कि हमको निकालनी है कि इसके कंपेयर करनी है पहले वाले के कितने टाइम्स होगी। तो ये हो जाएगा C1 = K E0, मान लेते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना है, K है, ठीक। तो K E0A, एरिया तो कांस्टेंट है, ठीक है, A, और D कितना हो गया, अब हमारे पास D हो गया हमारे पास 0.5, या हम कह सकते हैं D/2, तो ये हो गया 0.5, ठीक है। ऐसे ही C2 के लिए अगर निकालेंगे तो C2 के लिए हो जाएगा कितना, E0A अपॉन, ये कितना बचा 1 था पहले, अभी 0.5 फिल कर दिया है तो बचा है कितना 0.5 बचा है, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम जानते हैं ये 1/C = C इक्विवेलेंट के लिए ये हो जाएगा 1/C1 + 1/C2, ठीक है। तो देखो वैल्यूज रख देंगे, वैल्यूज हमें सारी गिवन है, C1 की वैल्यू ये रही और C2 की वैल्यू ये रही। तो C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करके ये आ गई हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट = D/2ε0A × K1 + K + 1/K। इसकी वैल्यू हमको इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है कि कितना टाइम्स होगा। तो नए C की वैल्यू आ गई कितनी, जो नया C आया जब हमने उसके अंदर ये फिल कर दिया था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब फिल कर दिया था, तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है C की वो कितनी आ गई, पुराने वाले की 3.04 टाइम्स ऑफ ε0, ठीक है, 0.04 ε0 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर आया हमारा, अगर इसको हम इंटीजर में लिखना चाहेंगे तो 3.04
4, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे आंसर। ई नॉट इज इक्वल्स टू, सॉरी, ये सी इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3.04 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5th की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है फॉर एन आइडियल हीट इंजन, एक आइडियल हीट इंजन हमें दे रखा है जिसको हम टेम्परेचर दे रखे हैं, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोल रहा है इन ऑर्डर टू हैव 60% एफिशिएंसी, 60% एफिशिएंसी लेने के लिए उसने उसको कितना टेम्परेचर दिया है, 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम कह सकते हैं T1 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 400 केल्विन। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक शुड बी, तो टेम्परेचर ऑफ सिंक क्या होगा, सिंक का टेम्परेचर हमसे पूछा है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ये, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.60 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.40 इंटू 400 इज इक्वल्स टू T2, तो यानी कि T2 की वैल्यू आई हमारे पास, ये सॉल्व करेंगे इसको केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, -113 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ये हो गया यहाँ पे 113 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ फोर्स F दिस इज अप्लाइड ऑन एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लेन एंड x एक्सिस, यानी कि क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक x इज इक्वल्स टू 2 पे एक प्लेन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है x इज इक्वल्स टू 2, जो प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा x एक्सिस पे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2 पे। ठीक, और इस प्लेन पे फोर्स लग रहा है कितना, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है जी, यानी कि यहाँ फोर्स इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे क्या दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट, तो यानी कि ये फोर्स नहीं है हमारा। ठीक, अब देखो जब हमें पॉइंट दे रखा है कितना, अबाउट अ पॉइंट दिस 2, 3, 4, तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ये पोजीशन वेक्टर है जिसका पॉइंट ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मान लेते हैं ये हो जाएगा हमारा RA वेक्टर। ठीक है, अब आगे क्या है, अगर बोले कि ये जो वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये मैं बोल दूं RB, तो यहाँ पे जो RB वेक्टर हुआ वो RB वेक्टर हो गया हमारे पास, ये मान लेते हैं कि, मान लेते हैं क्या, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर है ये, तो यहाँ पे RB वेक्टर हो जाएगा कितना, 2i कैप हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लेन के ऊपर फोर्स लग रहा है हमारा इतना, और इसने पूछा है हमसे टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू होता है हमारे पास R क्रॉस F वेक्टर, क्या होता है, R क्रॉस F वेक्टर होता है। ठीक है, अगर हमें इसका फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको निकाल लेंगे, i कैप, j कैप एंड k कैप। अब इसके लिए हमें r वेक्टर निकालना पड़ेगा। r वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो RA प्लस, अगर मैं यहां से देखूं RA वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा R वेक्टर, तो ये हो जाएगा RA वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू RB वेक्टर। तो R वेक्टर कितना हो गया बेटा, R वेक्टर हो गया हमारे पास RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। ठीक है, RA वेक्टर हमारे पास ये है और RB वेक्टर ये है, यहां से इसको माइनस कर देंगे तो R वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, 0i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ये आ गया हमारा R वेक्टर। R वेक्टर आ गया हमारे पास, हमें F वेक्टर दे रखा है, बस कुछ नहीं, अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 -3 -4 और F वेक्टर है हमारे पास 4 3
4, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू को डिटर्मिनेंट फॉर्म को हमको सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी टॉर्क की, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ से टॉर्क का जो वेक्टर निकल कर आया, टॉर्क वेक्टर हमारे पास आ गया, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू -16 j कैप माइनस 12 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, तो 0 स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है -16 स्क्वायर प्लस k का जो कोफिशिएंट है वो है -12। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 20, यानी कि कितना टॉर्क लग रहा है, 20 लग रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 20, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 की और देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें बोला है द एनर्जी डिसिपेटेड बाय अ रजिस्टर इज 10 मिली जूल, यानी कि इतना एनर्जी क्या कर रही है, डिसिपेट कर रही है जब हम कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इज गिवन, यानी कि 2 मिली एम्पियर करंट जब हम इस रजिस्टर को देंगे 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड में इतना एनर्जी क्या कर देगी, डिसिपेट कर देगी, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या कि रेजिस्टर की वैल्यू बताओ, ठीक। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है तो हम जानते हैं H इज इक्वल टू होता है कितना, I स्क्वायर R T होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सारी वैल्यूज दे रखी है, H हमें दे रखा है कितना, 10 मिली जूल, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ I स्क्वायर अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 होल स्क्वायर इनटू मिली एम्पियर है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। टाइम की वैल्यू 1 है तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कितनी, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ अपॉन 4। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास कितनी, 2500 ओम। देखो जरा, ये आ गई हमारे पास R की वैल्यू, R इज इक्वल टू 2500 ओम। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8 की और देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ स्विमर हमें दे रखी है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा है, इन स्टिल वाटर वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर हैज अ वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें दे रखा है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्टिल वाटर तो नहीं है। द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि रिवर की जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ रिवर की जो डायरेक्शन है उसके रेस्पेक्ट में मैन किस डायरेक्शन में जाए, या फ्लो ऑफ द रिवर वाटर ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोला गया है क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में बोला है कि ये इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट है, ठीक है। इस जस्ट अपोजिट पॉइंट में पहुंचने के लिए ये जो मैन है, जो स्विमर है, वो कितने एंगल पे स्विम करे, रिवर के रेस्पेक्ट में कितने एंगल से स्विम करे जिससे कि वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाए, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें यहां दे रखी है ये, ठीक है, ये हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दे रखी है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ मैन हमें दे रखा है, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमें दे रखा है, मान लेते हैं कि ये इस एंगल थीटा पे इधर से इधर फ्लो होना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे इधर रिवर फ्लो है हमारा तो कंटिन्यूअसली इस पे रिवर फ्लो क्या है, एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एंगल अल्फा हमें बताना है कि रिवर फ्लो की डायरेक्शन से कितने एंगल पे वो स्विम करना स्टार्ट करे जिससे कि वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है। तो ये हो गया एंगल अल्फा, मान लेते हैं ये एंगल है हमारा थीटा, ठीक, और ये एंगल तो है 90 डिग्री,
ठीक है, तो हमें बताना है एंगल अल्फा। अब देखो ये हो गया हमारा Vm, तो इसके हम कंपोनेंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका Vm साइन थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर Vm कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो Vm साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू VR, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा Vm साइन थीटा इज इक्वल्स टू VR। VR की वैल्यू 6 है और ये है हमारे पास Vm की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 30 डिग्री। कैसे? 6/12 यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2 यानी थीटा इज इक्वल्स टू आ गया कितना? 30 डिग्री। हमको थीटा चाहिए या अल्फा? हमको चाहिए अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? 90 प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, यानी कि रिवर फ्लो से 120 डिग्री के एंगल पे अगर वो फ्लो स्विम करना स्टार्ट करेगा तो वो इस बैंक के जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जाके क्या करेगा? पहुंच जाएगा। तो आंसर कितना हो गया बेटा हमारा? यहाँ पे आंसर हो गया 120 डिग्री। ठीक है, देखो तो ये देखिए, ठीक है, VR दे रखा है इस डायरेक्शन में, तो Vm के करे हमने दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9th की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस ऑफ a एंड मास स्मॉल m रोल्स डाउन विदाउट स्लीपिंग। विदाउट स्लीपिंग मूव कर रही है, ठीक है, क्या रोल हो रही है विदाउट स्लीपिंग, तो मान लेते हैं इधर एंगल इधर अल्फा एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है, तो जब विदाउट स्लीपिंग कर रही है तो मान लें ये फ्रिक्शन F पीछे लग रहा है और यहाँ लग रहा है हमारे पास mg साइन थीटा। ठीक है, विदाउट स्लीपिंग अगर ये रोल डाउन हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की ओर और यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये हो जाएगा mg साइन थीटा। किसका? इस mg का। हमने दो कंपोनेंट कर लिए, तो ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा mg cos थीटा और एक हो जाएगा हमारे पास mg साइन थीटा। ठीक है, और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से आगे की ओर क्या कर रही है? रोल कर रही है। ठीक है, हमसे आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में? देखो, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल जो इंक्लाइन प्लेन है वो एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल से। द एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी, इतना एक्सेलरेशन दे रखा है। अब यहाँ पे हमें इस b की वैल्यू बतानी है कि b की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इस डिस्क के एक्सेलरेशन की बात करूं बेटा, तो देखो क्या क्या चीजें होंगी। एक तो यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन लगेगी, बिल्कुल ठीक है, और एक यहाँ पे हमारी जो मान लेते हैं कि ये a एक्सेलरेशन से आगे भी जा रही है। एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से रोल हो रही है और एक आगे की तरफ जा रही है यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन भी हमारे पास होगा। तो सबसे पहले लीनियर एक्सेलरेशन से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन बनेगी mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पे a किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ACM। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन बनाऊं तो टॉर्क की इक्वेशन देखो, mg साइन थीटा का तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो F इज इक्वल टू F जो है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, उसका टॉर्क यहाँ पे लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू होता है I अल्फा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा F और यहाँ पे कितना हो जाएगा? FA इज इक्वल टू I। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2, तो ये हो जाएगा mr²/2 और r यानी कि रेडियस कितना दे रखा है इसका? रेडियस दे रखा है हमें a दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ इसको कर देते हैं a। ठीक है, और अल्फा, बिल्कुल सही। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई हमारी ये, दूसरी इक्वेशन बन गई ये, तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी हम जानते हैं। ACM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास R अल्फा। R की वैल्यू क्या है? A है और अल्फा ये रहा। तो ये बन गई हमारी तीन इक्वेशन बन गई। क्या हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ दिस
डिस्क, ठीक है। तो देखो जरा सॉल्व करते हैं। जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2/3 g sin थीटा। तो अगर b की वैल्यू देखें तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10 की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स अंडर अ फोर्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और एंड वॉज एट द ओरिजिन इनिशियली, यानी कि इनिशियल पोजिशन पे था, यानी कि अगर उसका इनिशियल पोजिशन वेक्टर बोले तो वो क्या हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। आफ्टर 4 सेकेंड इट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स आर, 4 सेकेंड के बाद वो इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो अब जो नया इसका बना, यानी कि आर फाइनल की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 8i कैप प्लस bj कैप प्लस 20k कैप। इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप से भी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ b इज, हमसे b की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो s इज इक्वल्स टू, s वेक्टर इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे। पर यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ से लेकर आए, हम जानते हैं f इज इक्वल टू होता है क्या हमारे पास ma, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f की वैल्यू दे रखी है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप अपॉन कितना है मास हमारे पास 2 kg, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। टाइम हमें दे रखा है कितना, 4 सेकेंड, ये दे रखा है हमें टाइम। और पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारे पास। तो देखो s फाइनल माइनस s इनिशियल कितना था हमारे पास, 0 था, क्योंकि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या थी, ओरिजिन थी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 8i कैप प्लस bj कैप प्लस 20k कैप इज इक्वल्स टू हाफ, a की वैल्यू क्या है यहाँ से उठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेते हैं b की वैल्यू आ रही है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ b इज 12, यानी कि जब हम इसको इससे कंपेयर कर देंगे हमारे इससे, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 12 आ जाएगी। तो ये हुआ हमारा आंसर, b इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारे 16 मार्च शिफ्ट 2 के सॉल्यूशन, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशंस। थैंक यू।